ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कर्वेचर लॉस के विषय में। यदि आप एक्सरे कराते हैं, एमआरआई कराते हैं और उसमें आपको कर्वेचर लॉस दिख रहा है या कर्व स्ट्रेटनिंग दिख रही है या फिर इसके अलावा लॉर्डोसिस इंक्रीज दिख रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बिकॉज बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इस पे वीडियो बनाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं सबसे बेसिक चीज, बिकॉज आपको एक्सरसाइज तो बहुत सारे लोग बताते हैं, बट आपको बताऊं कि बहुत सारे केसेस में अलग अलग रीजन है लॉर्डोसिस इंक्रीज होने के, फ्लैट बैक सिंड्रोम के, ऐसे बहुत सारे अलग अलग रीजन है। इसमें हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कर्वेचर कैसे मेजर करते हैं। एक्सरे एमआरआई से तो हम करते ही करते हैं, इसके अलावा एक हम लोग स्टैंडिंग में वेट के साथ खड़ा होके भी हम लोग मेजर करते हैं। ये भी 4D पोस्चर लैब के थ्रू हम लोग इसको इजीली मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात ये आती है कि ये लॉर्डोसिस होता क्या है, ये कर्व का काम क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले इसको जानने के लिए हमें डिस्कस करना होगा कि हमारी स्पाइन। तो यदि आप स्पाइन देख रहे हैं तो स्पाइन में हमारे 4 कर्व होते हैं, जिसमें 2 ये वाला, जैसे आप गर्दन पे भी अपना देखेंगे तो गर्दन के पीछे एक गड्ढा मिलेगा आपको, इसके बाद ये वाला एरिया आपको बाहर की तरफ उभार मिलेगा, फिर ये एरिया अंदर के तरफ है, आप अपने कमर पे भी फील कर सकते हैं। यदि ये बहुत ज्यादा है तो कर्व बढ़ा हुआ है, बिल्कुल फ्लैट है तो दिक्कत करेगा, और एक कर्व ये आप देखेंगे जो कि फिक्स है। तो दोस्तों यदि इंजीनियरिंग की बात करें तो इस कर्व का क्या काम है। ये जैसे आप पूरी वर्टिब्रा देख रहे हैं, इन वर्टिब्रा में मेन जो कर्व होते हैं, ये कर्व का काम है शॉक को एब्जॉर्ब करना, इसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाना। इसका काम है जो लोड आ रहा है, लोड को बियर करना, शॉक एब्जॉर्ब करना, और हमारी जो स्पाइन की मोबिलिटी है, इस मोबिलिटी को बढ़ाना, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना, यही इसका मुख्य कारण है। तो यदि एक इंजीनियरिंग लैंग्वेज की मैं बात करूं कि ये जो 5 कर्व आपको दिख रहे हैं, इसमें भी एक कर्व है, यदि हम लोग 5 कर्व को देखें और इसको 5 से मल्टीप्लाई करें प्लस 1 जोड़ दें, तो इन कर्व का यही बेनिफिट है कि 25 + 1 लगभग 26 टाइम्स इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है यदि कर्व है तो। और दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये कर्व यदि डिस्टर्ब हो रहा है तो हमें ये नहीं सोचनी है कि केवल यही कर्व गया है और माइन्यूट सी गई है, क्योंकि ये कर्व एक दूसरे को कंपेंसेट करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये एक ही कर्व है, ये टोटल स्पाइन एक है। यदि एक जगह प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में दूसरे पे इफेक्ट आएगा। यदि हम लोग बात करते हैं कि इस कर्व का मेन रोल क्या है डिजीज के फॉर्मेट में, तो देखिए यदि पास से आप देखेंगे और ये हमारी स्पाइन है, यदि इस स्पाइन को ये कर्वेचर हम बढ़ा दिए, यदि ये इधर को अंदर को धसा दिए, क्या हुआ, हमारे ये जितनी ज्वाइंट्स हैं, जो ये दोनों स्पाइन के बीच की ज्वाइंट है, ये आपस में क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, आर्थराइटिस होने की दिक्कत बढ़ जाती है, ज्वाइंट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है और फेसिड ज्वाइंट सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाता है। और इवन देन कुछ केसेस में तो लिस्थेसिस भी हो जाती है कि ये आगे की तरफ स्लिप करने लगता है और एक्सिग्रेटेड हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं लॉर्डोसिस इंक्रीज हो गई। इसी तरह यदि लॉर्डोसिस कम हो गई तो क्या हुआ, यदि ये स्पाइन सीधी हो गई, ओवर स्ट्रेन, तो व्हाट हैपन, ऐसे केसेस में हमारे डिस्क पे लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और यदि फ्लैट बैक सिंड्रोम की प्रॉब्लम है तो आपको स्लिप डिस्क होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो यदि लॉर्डोसिस इंक्रीज हो रहा है तो हमारा फेसिड ज्वाइंट सिंड्रोम हो रहा है, और यदि स्ट्रेट हो रही है तो ऐसे कंडीशन में हमारा डिस्क की प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं। दोस्तों ये सेम फिनोमिना यहां भी लगता है और यहां भी लगता है। अब बहुत लोग बात करते हैं कि कई बार तो मेरे को प्रॉब्लम कम थी, मैंने एक्सरे कराया और मेरा कर्वेचर लॉस आ गया। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि मसल स्पाज्म की वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है, कर्वेचर लॉस या स्ट्रेटनिंग आता है, बट इसके कुछ अपने सिम्टम्स भी है। कमर में दर्द होना, मांसपेशियों में स्टिफनेस होना, यदि ये ज्यादा देर तक आप खड़ा होते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं कि आप नहीं खड़ा हो सकते हैं, यदि कर्वेचर इंक्रीज हो गया है या डिक्रीज हो गया तो नी और हिप से आप कंपेंसेट करके ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन पेनफुल होता है और लंबे समय में ये पेन बढ़ने लगता है। इवन देन कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि सर्वाइकल की वजह से हाथों में झंझनाहट, गर्दन में हेडेक, हाइजीनेस टाइप की फीलिंग आना, मसल्स पेन बने रहना,
झंझनाहट के साथ दर्द का होना, ये सब कॉमन सी होती है। सेम इसी तरीके से यदि कमर में होता है तो पैरों में झंझनाहट, कमर में भारीपन होना, करवट लेने में दर्द होना, इस तरह के कई सारे सिम्टम एग्रीवेट कर जाते हैं, क्रॉनिक पेन बना रहता है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि इसको एग्जामिन कैसे करते हैं। दोस्तों असेसमेंट में पहला काम होता है फिजिकल असेसमेंट का। ये रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग और पोस्चर लैब, 4D पोस्चर लैब तो बाद में आता है। सबसे पहला काम होता है हमारा फिजिकल असेसमेंट। फिजिकल असेसमेंट में हम लोग क्या क्या करते हैं, एक तो हम लोग खुद से पता करते हैं कि हमारे गर्दन के पीछे कर्व कैसा है। फिजियोथेरेपिस्ट इसको प्रॉपर एग्जामिन करते हैं कि कर्व कैसा है, कर्व के साथ साथ मोबिलिटी कैसी है, ज्वाइंट में कितनी मोबिलिटी है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, मसल का टोन कैसा है, इन सब चीजों से भी बहुत जल्दी पता चल जाता है कि इनको क्या प्रॉब्लम। तो देखिए गोल्ड स्टैंडर्ड जो है दो तरह से है। एक तो हम एक्सरे और एमआरआई करते हैं, रेडियोलॉजिकल में या सीटी स्कैन करते हैं। इसके अलावा हमारा 4D मोशन लैब है। 4D पोस्चर एनालिसिस में हम लोग स्टैंडिंग पोजीशन में वेट बियरिंग में, जैसे आप देख रहे हैं, लॉर्डोटिक एंगल मेजर करते हैं। इसके अलावा पोस्चर सेक्शन में हम इजीली देख सकते हैं कि हमारा लॉर्डोसिस कितना है, फ्लैट बैक कितना है और इसका क्या इम्पैक्ट आता है। तो दोस्तों यदि रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग की बात करें, तो इसमें कर्व एंगल का बहुत अच्छा रोल है। तो कर्व एंगल से मेजर करते हैं तो बहुत सारे टेक्निक अलग अलग लोग अलग अलग मेजर करते हैं। और ये स्टैंडिंग में वेट बियरिंग की यदि बात करें तो हमारे सेंटर पे पोस्चर लैब है जो जर्मन से आया हुआ है और इसका बहुत ही डायर्स का अच्छा रिजल्ट आ रहा है। हम लोग इजिली मेजर कर करके, और कायरोप्रैक्टर, ऑस्टियोपैथी कुछ टेक्निक है, मैनुअल थेरेपी टेक्निक है फिजियोथेरेपी का, उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ जाता है। 4D मोशन लैब में हम लोग खड़ा करा के करते हैं। इसमें तो पेशेंट को लेटा के हम करते हैं, उसमें हम खड़ा करा के करते हैं। जब खड़ा कराते हैं तो वेट बियरिंग पोजीशन में हमारे कर्व कैसे हैं, कई बार इसमें भी चेंजेस आता है। अब बात आती है कि लॉर्डोसिस का मेन कारण क्या है। तो यदि लॉर्डोसिस की बात करें तो ट्रॉमा एक रीजन हो सकता है, चोट लगना हो सकता है, एज रिलेटेड चेंजेस हो सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत बड़ा रीजन है, डिजनरेटिव जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। इसके अलावा कुछ न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम होती है, जैसे जो बच्चों के डेवलपमेंट में से सीपी चाइल्ड हैं या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के चाइल्ड हैं, इनका चाल डिस्टर्ब होता है, गेट चेंज होती है, जिसकी वजह से इनमें सेकेंडरी कर्व डेवलप हो जाता है। लेकिन दोस्तों जो सबसे ज्यादा देखा जाता है वो पोस्चर की वजह से है या ओवरवेट की वजह से। यदि हम लोग बात करें कि लॉर्डोसिस बढ़ेगी कैसे पोस्चर की वजह से, यदि हम लंबे समय तक इसको अंदर के तरफ ले जाएंगे, यानी कि जो पेल्विक है ये एंटीरियर टिल्ट होगी तो हमारा लॉर्डोसिस बढ़ेगा। सेम इसी तरह यदि ये पोस्टीरियर टिल्ट होगी तो फ्लैट बैक बढ़ेगा। अब दोस्तों इसका मेन रीजन क्या होता है, सबसे बड़ी बात यदि करें कि ये एंटीरियर यदि जा रही है, दैट मीन्स कि जो आगे के हिप का फ्लेक्शन वाली जो मसल्स है वो टाइट हो रही हैं, तब ये पीछे की तरफ जा रही है। या इसके साथ हम बोले कि हमारे ग्लूटियल मसल इनहिबिट हो रही है और यहाँ पे जो इरेक्टर स्पेराई मसल होती है ये टाइट हो जाएगी तो हमारा कर्वेचर इंक्रीज कर जाएगा। इसी तरह एब्डोमेन की मसल वीक हो जाती है इसमें। इसी तरह यदि हमारी ग्लूट्स की मसल वीक हो जाती है और हमारी हेमस्ट्रिंग मसल जो यहाँ से निकल के नीचे को जाती है ये टाइट हो जाती है तो हमारा क्या होता है, ये पेल्विक पोस्टीरियर साइड को आने लगता है। जब ये पोस्टीरियर आने लगता है तो हमारा फ्लैट बैक हो जाता है। इसका इलाज बहुत ही अच्छा है, एक्सरसाइज के थ्रू, पोस्चर केयर के थ्रू, वेट मैनेजमेंट करके, अपना वेट रिड्यूस करके, पोस्चर करेक्शन करके, इसके अलावा अपनी कुछ एक्सरसाइज, मसल स्ट्रेंथनिंग और कुछ स्ट्रेचिंग करके इजीली इसको ठीक किया जा सकता है। बहुत रेयर केस में दोस्तों सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस बहुत ज़्यादा है, लॉर्डोसिस बढ़ गई है, या फिर और एक दो कंडीशंस होते हैं जिसमें सर्जरी की ज़रूरत होती है। और हम लोगों ने कई सारे केसेस में प्रूव किया है। अभी एक केस सर्वाइकल लॉर्डोसिस का हम लोगों ने एक्सरसाइज के थ्रू बेहतर किया, जिसका फीडबैक हमारे चैनल पे ही है दोस्तों, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जा करके इस वीडियो को देख सकते हैं और इसको 100% हम रिकवर कर सकते हैं यदि प्रॉपर एक्सरसाइज, वेट मैनेजमेंट और पोस्चर केयर का ध्यान दिया जाए। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के विषय में बात करेंगे। यदि आपको कोई इस कर्व से रिलेटेड क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डाल के आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।